हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सब स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, मैसेज कर दें दोनों सेक्शंस में कि जल्दी से क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी ग्रुप पे मैसेज भेज देता हूँ। आप सब अपने दोस्तों को बुला लें। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, पहले अटेंडेंस लगवा लें। तो सेक्शन ए स्टूडेंट्स, सेक्शन ए स्टूडेंट्स। जी सर। एक मिनट देगा, अटेंडेंस शीट निकाल लूँ आपकी। अच्छा, पहले से बी के स्टूडेंट्स की मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। दोनों की शीट जो है वो मिसिंग है मेरे पास से। कहाँ चली गई अटेंडेंस शीट? एक मिनट का होल्ड करिएगा। सेक्शन ए स्टूडेंट्स, तला इस्लाम, प्रेजेंट सर। शोएब हुसैन, हमजा फहीम, शोएब हुसैन, हमजा फहीम, याहिया मलिक, अब्दुल मोइस, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हसीब, फैसल रजा, हसीबुर रहमान नहीं है, फैसल रजा, प्रेजेंट सर। तैमूर हमीदी, आसिफ, प्रेजेंट सर। आसिफ नहीं है, अवैस अली, गुलाम मोहुद्दीन, अवैस अली प्रेजेंट सर। गुलाम मोहुद्दीन प्रेजेंट सर। मिनहाज, शकीबा, शकीबा, इकरा, इकरा, अनीका, प्रेजेंट सर। उजैर, मुस्कान, प्रेजेंट सर। उजैर, उजैर नहीं है, अम्मार हुसैन नकवी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अम्मार प्रेजेंट। नजीब अब्दुल वासिफ, हुसैन नकवी प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। नजीब नहीं है, रबियान, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, अब्दुल हसीब, शहबाज, अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। शहबाज, प्रेजेंट। जैनब, सबूर अली, प्रेजेंट। सबूर अली, जफीर, प्रेजेंट सर। फरहीन, हमना, प्रेजेंट सर। फरहीन, फरहीन नहीं है, हमना है, यस सर। प्रेजेंट। कमर, दयान, प्रेजेंट सर। दयान, दयान, रिजा, रिजा, उकाशा, प्रेजेंट सर। गुलाम मुर्तजा, अफराज, गुलाम मुर्तजा, अफराज दोनों नहीं है। ओके, सेक्शन बी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शफी, मोहम्मद हसन, शफी दोनों नहीं है। सऊद अब्दुल्ला, हुजैफा, सऊद अब्दुल्ला, हुजैफा, कामिश, अली इफ्तिखार, कामिश, अली इफ्तिखार। क्या हो गया सेक्शन बी को? अहमद मुजतबा, प्रेजेंट। अहमद, अहमद कहाँ है? बाकी बच्चे आपके सेक्शन के प्रेजेंट सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अहमद,
सर मैसेज कर रहा है ग्रुप में, आ जाएंगे। अमाद रजा, मोहम्मद एहसन, अमाद रजा, मोहम्मद एहसन, नबील, आयशा, नबील, आयशा, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, शहीर, प्रेजेंट सर। खजर अली, उमर फारूक, खिजर, प्रेजेंट उमर, सर। मरियम, Present, sir. फायस, अरीबा, बिलाल, अरीबा, बिलाल, नबा, नबा, कामरान, कामरान पीरज़ादा, रिजवान, सुफियान, पूरा सेक्शन ही नहीं बैठा हुआ है यार, ये पता नहीं क्या मसला है। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट। यमुना, यमुना, मोहम्मद मुराद, प्रेजेंट सर। शाद, प्रेजेंट सर। सकलैन, सकलैन, मुबशिर, प्रेजेंट सर। अथर सिबगत, मोहम्मद तकी, अथर सिबगत, प्रेजेंट सर। अतर। तकी, अली शेख, उमैर उस्मान, अली शेख, उमैर उस्मान। जी कोई और है सेक्शन बी से? बी का बता दे पहले, क्योंकि कोई है ही नहीं, 4-5 बच्चे बैठे हैं सिर्फ बी में। चले ए का कोई स्टूडेंट रह गया हो जो? Sir, मेरी लगा दे। यार आईडी बोला करो। Five one. मुस्कान लगी हुई है ना आपकी, बार बार क्यों लगवा रही है? और बताए कोई स्टूडेंट? Sir, Shakiba की 0541. 541, ठीक है। और कोई? हो गए सारे? चलिए अच्छा जी, वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि आप लोगों ने अपने सेशन मार्क्स देख लिए होंगे, ठीक है ना? वो तमाम 50 मार्क्स ही आपके अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो देख ले, कल तक इंशाल्लाह ताला मार्क्स जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए जिसको भी कोई इशू हो वो आज में कर या कल में भी बात कर सकता है, ठीक है? यहाँ तक तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक रहता है, मैं वहाँ से अब स्टार्ट कर लेता हूँ टॉपिक अपना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, बल्कि लास्ट से पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना? और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से रोटेशनल ऑल्टरनेटिंग को हम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक चीज पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हमने कहा था कि फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है वो दो मेथड्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। नंबर 1 मेथड कौन सा था, याद है किसी को? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, बताइए। रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर। और नंबर 2 क्या था? पोलर। पोलर। बिल्कुल सही, एक रेक्टेंगुलर था, एक पोलर था। तो रेक्टेंगुलर में क्या था, पहला पार्ट या जो भी सिंपल लिखा हो वो रियल पार्ट होगा, और जो आयोटा की जगह जे ऑपरेटर इस्तेमाल होगा यहाँ पर इसके साथ लिखा हो वो इमेजिनरी पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अगर आप रेक्टेंगुलर में देखें तो फिलहाल हमें बात समझ में नहीं आती कि रेक्टेंगुलर को फेजर से क्या क्या ताल्लुक है, मगर अगर इसी रेक्टेंगुलर को आप पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो साफ पता चलता है कि पोलर जो है वो फेजर ही है। इसका मतलब कि फेजर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर फॉर्म में फेजर बन जाता है। क्योंकि फेजर में क्या चीजें चाहिए, जरा गौर करें। फेजर में आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी एंगल। और जरा इधर आए तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में भी क्या चीजें चाहिए होती हैं, दो ही चीजें, मैग्नीट्यूड और एंगल, डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो फेजर को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो फिर जब पोलर फॉर्म कर सकती है तो इसका मतलब ये कि रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कर सकती है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? बताइए, ये बात क्लियर हुई? यस सर। दोबारा समराइज कर देता हूँ। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था ना, बच्चे के जहन में आ सकता है कि क्यों पढ़ रहे हैं यार, ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना? नॉर्मली हम लोग मैथ्स में, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा मसला यही होता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब इस्तेमाल क्या है, मुझे जरूरत क्या है इसकी, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं अगर हमारे जहन में उसकी जरूरत, उसकी जरूरत का एहसास हो तो हम उस चीज की अहमियत का भी एहसास होगा और वो चीज हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना?
तो दोबारा मैं बता दूंगा, देखो आप लोगों ने क्या किया था, आपने ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स पढ़े, सर्किट्स तो अभी नहीं पढ़े, मतलब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पढ़ी एक तरह से। तो आपने क्या देखा कि ऑल्टरनेटिव सप्लाई जो होती है उसमें जो बहुत सारी सप्लाई है ऑल्टरनेटिव, चाहे स्क्वायर वेव हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे सॉटूथ हो, चाहे रैंडम सिग्नल हो, सबसे इंपॉर्टेंट साइनसॉइडल है। ठीक है भाई, आवाज आ रही है? साथ में एग्री कर लें, सही कह रहा हूँ? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। तो मैं बात ये यस सर। ठीक है, तो मैं बात ये कह रहा था कि आपके पास जितने भी ऑल्टरनेटिंग चीजें हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए कौन सा सिग्नल होगा? साइनसॉइडल सिग्नल। ठीक है ना, आपके साइनसॉइडल सिग्नल होगा साइनसॉइडल सिग्नल। तो साइनसॉइडल सिग्नल में हमने देखा तो हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? हमने कहा यार एक होता है उसका पीक वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, दूसरा उसका होता है फेज एंगल। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यार ठीक है, अब इन सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ताल्लुक हुआ? तो हमने असल में यूं किया कि हमने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि यार सप्लाई में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, उसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस चीज से हमने फेजर्स निकाले कि फेजर क्या होते हैं। फेजर वेक्टर की तरह होते हैं जो कि रोटेशन में चलते हैं। तो अगर साइनसॉइडल देखें वो भी रोटेशन में चल रही है क्योंकि साइकिल अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब साइनसॉइडल 360 डिग्री आता है तो साइन वेव अपने आप को रिपीट करती है। और 360 डिग्री का क्या मतलब हुआ? एक कंप्लीट साइकिल, सर्कल। इसका मतलब ये कि सर्कुलर पाथ में घूमने वाली कोई चीज इस साइनसॉइडल को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो क्या होते हैं? फेजर्स। तो पहली चीज हमने क्या की कि साइनसॉइडल सप्लाई को फेजर में रिप्रेजेंट किया। दूसरी चीज हमने कही कि यार फेजर को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने कहा यार कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिस्टम है, अगर हम उसको देखें तो उसका एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। और अगर उसको पोलर फॉर्म में देखें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नीट्यूड और एंगल से। तो देखा है, हमने देखा यार ये तो फेजर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो पोलर फॉर्म है वो बेसिकली फेजर ही है। तो जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लिंक बनाओ तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने काम को आसान कर लेंगे। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है और ये याद रखें, आपको 4 साल इंजीनियरिंग में आपको ये सुनने को मिलेगा कि जब भी आप किसी मसले में फंसेंगे कहीं जाकर, मतलब हमेशा नहीं, मैं इन केसेस में कह रहा हूँ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की यूटिलिटी होती है, कि जब भी आप किसी मसले में फंसेंगे, यानी किसी मसले से मुराद है इसी डोमेन की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के डोमेन की, कि जब भी आप किसी मसले में फंसेंगे तो अगर आप उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और उसी को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, वो सिंपल मेथड हो जाएगा। तो जब हम भी पढ़ते थे तो मुझे बड़ी हंसी आती थी इस बात पे। मैं सोचता था, मैंने कहा भाई कि ये बड़ी अजीब सी बात है, यानी अगर मैं सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा काम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा काम आसान हो रहा है। तो ये एक क्या कहना चाहिए, फन की चीज है, लेकिन बड़ी आपकी ये अतर माइक बंद करो। ये चीज मैंने कहा बड़ी मजेदार चीज है, मगर बड़ी फ्रूटफुल चीज है। तो इसका मतलब ये कि आपकी जिंदगी आसान करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, तो नंबर को कॉम्प्लेक्स बना लो और आप सोल्यूशन आसान बना लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कैसे पढ़ते हैं, रियल और इमेजिनरी होता है, उसको हम लेके चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? कोई सवाल? जी, एनी क्वेश्चन? अरे भाई जल्दी बोल नो दो। सर। ठीक है, तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, अभी बच्चे कह रहे हैं कि शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने शेयर खुद ही नहीं की हुई तो कहाँ से शेयर होगी। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने ये मैंने बता रहा हूँ आपको, प्री रैक दे रहा हूँ या रिकैप कर रहा हूँ पुराने लेक्चर्स का, यहाँ तक आपने पढ़ा था ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपका लेक्चर लगाता हूँ। हाँ, अब आपके पास स्क्रीन शेयर हुई, बताइए। हेलो, यस। यस सर। अच्छा, अब पहली चीज क्या देख रहे हैं आप? सीरीज कैपेसिटर्स, टोटल कैपेसिटेंस। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दूसरी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं ना, जिसको मैंने आज अपलोड भी कर दिया है, फ्रॉइड की इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। तो देखिए, ये वाला टॉपिक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, बताएं भाई। कर यस चुके सर। हैं ना? तो ठीक है, ये वाला तो हमें पता है कि कैसे ये तरीका होता है इसका, यानी हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह पैरेलल में जो चीज होती है रेजिस्टर में, वो चीज सीरीज में कैपेसिटर होती है। तो इसलिए इस पर टाइम हम जाया नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। हमारी मेन चीज ये सब चीज हमने कवर कर ली थी। पैरेलल कैपेसिटर्स ये भी हम कवर कर चुके हैं, कैपेसिटर्स इन डीसी ये भी हम कवर कर चुके हैं। कहाँ पर हमने कवर किया है? कैपेसिटर इन डीसी, जो कि कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन चैप्टर था, और CL2 में हम डीसी के अंदर ही कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रांसिएंट हो चाहे वो स्टडी स्टेट हो, ठीक है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी की बताइए कि किस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। और ये देख रहे हैं अभी क्वेश्चन, टॉ इक्वल टू आरसी, टाइम कांस्टेंट।
दिख रहा है आप लोगों को? ग्रीक लेटर टॉ। ये सारे काम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मतलब बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये कि हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग में। देखिए डीसी के अंदर चार्जिंग आपको क्या दिख रहा है, जरा बताइए मुझे। आपको चार्जिंग में क्या दिख रहा है कि जब आपने चार्ज करना शुरू किया तो 1 टॉ तक कितना % चार्ज हुआ है, बताएं। अरे बोलो ना यार, 63%। 63%। ये हम लोग पहले कर चुके हैं ना, 63% 1 टॉ पे। फिर देखें 2 टॉ पे 86%, 3 टॉ पे 95%, 4 टॉ पे 98% और 5 टॉ पे 99%। मैंने आपको क्लास में बताई थी बात कि नहीं बताई थी, फिजिकल क्लास में, कि 5 टॉ चाहिए होते हैं कि तकरीबन 99% तक वो जाके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। बताई थी ना ये बात क्लास? इसी तरीके से जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो पहले टॉ में 63% डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब 63% डिस्चार्ज हो जाएगा तो रह कितना जाएगा? तो 100 में से 63 निकालें, माइनस करें तो 37 रह जाएगा। इसी तरीके से 86 निकाले तो 14 रह जाएगा, और इस तरह करते करते आखिर में 5 टॉ पे 1% रह जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? दोनों ग्राफ पहले भी पढ़ चुके हम लोग, चार्जिंग कर्व और डिस्चार्जिंग कर्व। बताइए सर ये चीज क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए, उसके बाद सर इसमें थोड़ा मसला जी। हेलो, आवाज आ रही है? ये सर क्लियर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये यहाँ तक क्लियर है बात? रिपीट कर। हेलो, कोई सवाल है तो यस सर। एनी क्वेश्चन? यस सर क्लियर है। चले फिर आगे। अच्छा ये इसका न्यूमेरिकल्स हैं, तो हमने इस पर इतनी कोई टाइम नहीं लगाना। ये ग्राफिकल मेथड है एक्सपोनेंशियल, एक चार्जिंग का एक डिस्चार्जिंग का है, तो इसको भी आप रहने दीजिए। ये वही टॉ का है कि कितने %, 1 टॉ पे, 2 टॉ पे, 3 टॉ पे, सब हमने पढ़ लिया है। ये डिस्चार्जिंग है, ठीक है ना। ये यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो ये तो पुराना काम जो था स्लाइड नंबर 20 तक, देखिए आप 21 ये चल रही है, तो 20 तक जो थी वो तो हमारी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने करना है कैपेसिटर्स इन एसी सर्किट्स। तो हेडिंग दीजिए कैपेसिटर्स इन एसी सर्किट्स। नोट कर लिया? बताइए। यस सर। अच्छा देखिए वो क्या कह रहा है, एज यू नो अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको CLO2 में बताया था कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है ना। मगर कैपेसिटर जो है वो एसी को पास कर देता है। क्या कह रहा है, कैपेसिटर पासिस एसी बट विद एन अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। ये 3-4 बातें आप बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें पहली बात आपके पास क्या मेंशन हो रही है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है? अगर मैं यहाँ लिख दूं पहली बात, कि आपके पास पहली बात क्या चीज हो रही है कि डीसी को कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। ये बात तो हमें पहले भी पता है। नंबर 2, दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है कि कैपेसिटर जो है वो एसी को पास करता है, मगर इसकी ऑपोजिशन होती है कैपेसिटर की, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, अगर रेसिस्टेंस लगी हुई हो, ये यानी रेसिस्टर लगा हुआ हो, रेसिस्टर, उसकी ऑपोजिशन करंट फ्लो करेगा, तो करंट की जो ऑपोजिशन होती है वो क्या कहलाती है? रेसिस्टर की ऑपोजिशन क्या होती है, बताएं। बताओ ना यार, क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस होती है। रेसिस्टर की जो ऑपोजिशन होती है उसको तो रेसिस्टेंस ही कहते हैं, मगर जो कैपेसिटर की ऑपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। इसको नोट कर लें, ये एक नया नाम है आपके लिए। ये पहले सुना है आप लोगों ने, रिएक्टेंस? बताएं। नो सर। अच्छा रेसिस्टेंस को का सिंबल क्या है? आर कैपिटल, और रिएक्टेंस का सिंबल क्या होता है? यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स कैपिटल। अच्छा अगर ये कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर के लिए सी लगा देंगे, और अगर यहाँ पर अभी आप अगला पढ़ेंगे इंडक्टर्स, इंडक्टर्स में भी ऑपोजिशन को रिएक्टेंस ही कहते हैं, उसमें भी एक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? कैपिटल एक्स। यानी ये इंडक्टर की रिएक्टेंस हो गई और ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस हो गई। यहाँ तक बात क्लियर? हेलो। यस सर। अच्छा अगर कोई बंदा पूछे आपसे कि भाई रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, अभी आगे चल के आप देखेंगे, लेकिन तो पहले ही सुन लीजिए। रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस में फर्क ये होता है कि रेसिस्टेंस में हमेशा जो एंगल होता है वो नहीं होता,
यानी आपने कभी देखा था कि 5 ओम के साथ लिखा 5 एंगल 30 डिग्री ओम, ये लिख देखा है कभी आपने रेजिस्टेंस? नहीं देखा ना, नो सर, नो तो सर। एंगल नहीं होता, तो यानी कि इसका मतलब इसका एंगल नहीं होता, तो मतलब दूसरा मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में एंगल 0 होता है, यानी 5 एंगल 0 एक तरह से, नहीं होने का Yes, मतलब sir. 0 ही है ना, तो इसमें एंगल नहीं होता। मगर रिएक्टेंस में हमेशा एंगल होता है, चाहे वो 0 डिग्री क्यों ना हो, वैसे 0 नहीं होता, रिएक्टेंस में कोई ना कोई एंगल होगा। तो अगर 4 एंगल 3 लिखा हुआ है डिग्री ओम, यूनिट इसका भी ओम होगा, क्योंकि ओम यूनिट है ऑपोजिशन का, तो यूनिट इसका भी ओम होगा। तो इसमें फर्क क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में फर्क क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रेजिस्टेंस में आप कहेंगे कि वो सिंपल स्केलर है, जबकि जो आपके पास रिएक्टेंस है उसको वेक्टर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि वो एक फेजर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा था ना कि फेजर भी जस्ट लाइक अ वेक्टर होते हैं, तो फेजर क्वांटिटी, इसका मतलब सिंपल ये है कि रिएक्टेंस में आपके पास एंगल भी आ रहा होगा। यहां तक बताइए, नोट कर ले, क्लियर हो गई? Yes, sir. Clear. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास किसी सर्किट में दोनों चीजें लगी हुई हो, रेसिस्टर भी लगा हुआ हो और कैपेसिटर भी लगा हुआ हो, या इंडक्टर लगाओ, दोनों सूरतों में, तो इसका भी ओम है, इसका भी ओम है, तो अगर मैं कहूं कि इक्विवेलेंट निकालूं, यानी रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को हम क्या करते हैं, सीरीज में तो ऐड होता है ना, बताएं। Yes, sir. अगर हम ऐड करना चाहें तो फिर टोटल क्या चीज बनेगी? तो याद रखें, ये रेसिस्टेंस होती है, ये रिएक्टेंस होती है, टोटल जो बनता है उसको Z कहते हैं। और Z क्या चीज होती है, इसको लिख लीजिए इम्पिडेंस। क्या कहते हैं? इम्पिडेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपकी हमेशा आपकी पूरी इंजीनियरिंग लाइफ में ये टर्म्स चलती रहेंगी। आर खाली रेसिस्टर लगा हो तो रेसिस्टेंस है, अगर कैपेसिटर या इंडक्टर आ जाए तो रिएक्टेंस आ जाती है, और अगर दोनों, यानी जाहिर है कोई सर्किट आरसी होगा, कोई सर्किट आरएल होगा, या कोई सर्किट आरएलसी होगा, जैसे आपने डीसी में पढ़ा था। पहले तो आप डीसी में पढ़ रहे थे ना, यहाँ ऑल्टरनेटिंग है, जब में आप पढ़ेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली इंपेडेंस हर जगह पे मौजूद होगी। जेड या तो आर और सी के एक्स, यानी आर और एक्ससी के बराबर होगा, या जेड आर और एक्सएल के बराबर होगा, या जेड जो है आर एक्ससी एक्सएल दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। यानी हर सूरत में जेड तो एग्जिस्ट करेगा, और जेड क्या चीज है? इम्पिडेंस। यहां तक क्लियर? Yes, sir. अच्छा एक बात बताएं, अगर सीरीज में लगे हैं तो क्या ये सिंपल ऐड हो जाएंगी दोनों चीजें या नहीं? सवाल है आपसे, सीरीज में अगर रेसिस्टर और कैपेसिटर लगे हैं तो क्या सिंपली ऐड हो जाएंगे? No, sir. क्यों, वजह? सर इनका उल्टा हिसाब होता है। सर दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, वो रेजिस्टर है, कैपेसिटर है। अबे अबे अल्लाह के बंदे, इसका यूनिट ओम है, इसका भी यूनिट ओम है, तो अलग अलग कैसे हो गई? एक नहीं हुई? क्या हो गया सर तैमूर? लेकिन चीज चीज तो अलग है ना सर स्केलर यार अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 किलो आटा ले लो और 1 किलो चावल ले लो, तो टोटल वजन कितना होगा? तो 2 किलो नहीं हो जाएगा टोटल वजन? अच्छा, उस हिसाब से तो हो जाएगा। हाँ, तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएगा। जब हमेशा याद रखें यूनिट से, अबे सुन तो लो मेरी बात, हमेशा याद रखें यूनिट से चीज देखी जाती है। अगर यूनिट एक है तो मतलब वो चीज भी एक है। समझ में आ रही बात? और मैं बताता हूँ दोनों की ऑपोजिशन है ना, सीरीज में तो ऑपोजिशन ऐड हो जाती है, तो क्या ये ऐड हो जाएंगी या नहीं? सिंपल मेथड से। हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, सर नहीं होंगे सुफियान कह रहा नहीं होंगी, वजह सुफियान? सर, एक में एंगल एक में नहीं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। मैं यही वेट कर रहा था कि क्लास से अगर कोई बच्चा ये वाला आंसर करते, दिल खुश किया। भाई ऐड नहीं हो सकता। आप खुद मुझे बताएं कि कभी कोई चीज ऐसी ऐड हुई है कि जो एक सीधी जा रही है और एक नॉर्थ में जा रही है और एक ईस्ट में जा रही है और दोनों को ऐड कर दो? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आपने बचपन में ये बात पढ़ी थी कि एडिशन हमेशा एक एंगल पर होती है। अगर एक 30 डिग्री है, दूसरा भी 30 डिग्री है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 0 डिग्री है, 0 डिग्री ऐड हो जाएंगे। मगर एक 0 एक 30 ऐड नहीं होंगे, तो इसके लिए वेक्टर एडिशन होती है। जब एंगल आ जाता है तो उसके लिए वेक्टर एडिशन की जाती है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। भाई अगर एंगल आ गया तो 2 वेक्टर नहीं बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट? अबे बिल्कुल। मिसाल के तौर पर रेसिस्टर का है, रेसिस्टर का वेक्टर बन गया 0 डिग्री पर, और एक्स का वेक्टर बन गया 30 डिग्री पर एक्स का, तो ये ऐड कैसे होंगे? पैरेललोग्राम लॉ नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, या हेड टू टेल जो भी आप कह लें, ये जेड होगा ना। ये सर। तो ये वेक्टर एडिशन से ऐड होता है। मतलब अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, अभी ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से ऐड होगा। वेक्टर एडिशन से, सिंपल से नहीं हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? बताइए। यस सर, हो गई। ओके, इसके बाद फिर उन्होंने करंट की क्वेश्चन निकाली है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो जरा आगे चलते हैं।
और ये वाली इक्वेशन इन्होंने ड्राइव कर ली। तो भाई ये हमें पता है इस इक्वेशन का नहीं या नहीं पता, हम पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, बताएं। I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, बताओ ना। यस सर पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया था जब हमने पढ़ा था कि ये इक्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये ओम्स लॉ है कैपेसिटर का, जैसे ओम्स लॉ होता है ना, I टू बी ओवर आर, ये ओम्स लॉ कैपेसिटर का I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। ओके, जरा इस फिगर को अगर आप देखें तो मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी समझने वाली बात है। क्लास सुन रहे हैं मेरी बात, आवाज आ रही है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल ये वोल्टेज का कर्व हो, किसका कर्व हो? वोल्टेज का। नीचे भी उन्होंने यही बनाया हुआ है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये वोल्टेज का कर्व हो और आपको ये निकालना है। ठीक है, ये क्या है? टाइम है। ये क्या वोल्टेज है? मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर जो ये लिखा है ना डीवी बाई डी टी, ये क्या चीज लिखी हुई है बेसिकली? अगर देखें इस ग्राफ को देखें तो ये क्या चीज लिखी है, कोई बता सकता है क्या लिखा है ये? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पर टाइम। क्या हुआ? ये हुआ क्या? अच्छा चलें आपके आसान करता हूँ, क्या ये स्लोप नहीं है इस ग्राफ का? क्यों? स्लोप क्या होता है? यस सर स्लोप है। यस सर। m किसके बराबर होता है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये होता है स्लोप। यस सर। यहाँ y क्या है? वोल्टेज, और x क्या है? टाइम। तो ये, और d क्या है? डेल। तो ये स्लोप नहीं हुआ? यस सर स्लोप ही। अच्छा एक बात बताएं, अब आपसे मेरा सवाल है कि अगर मैं आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो इस जगह इस पॉइंट पर स्लोप, चलिए इधर से बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है या इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है? ये है a, ये है b, किस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है? सर ए पर। ए पे वेरी गुड। और b पर क्या है? सर बी पर स्लोप ही नहीं है, जीरो। जीरो है। जीरो, क्योंकि यहाँ पर तो ये एक तरह से रुक रहा है ना। तो यही देखें, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है मैक्सिमम पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, यानी कि इस जगह पर स्लोप मैक्सिमम होगा और इस जगह पे आकर स्लोप क्या हो जाएगा? मिनिमम, यानी जीरो हो जाएगा। फिर इस जगह मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जगह, यानी अगर आसान लफ्जों में अगर देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि स्लोप जो है वो पीक्स पर जीरो है और जीरो क्रॉसिंग पर मैक्सिमम है। उल्टा हो रहा है एक तरह से। क्या कहते हैं आप लोग, मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं? यस बताओ ना यार, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। तो अब आपसे एक सवाल है कि करंट किसके बराबर है? करंट किसके बराबर है? c टाइम्स स्लोप। हाँ बोलो, यस सर। मुझे बताएं यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी? जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज जहां पर मैक्सिमम है वहां पर करंट क्या हो रहा है? जीरो। जीरो और जहां पर वोल्टेज जीरो है वहां पर करंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम। 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 इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्राफ कौन सा हो सकता है जो कि ये सारी बातें फॉलो करे। तो मैं अगर इन सबको रब कर दूं और एक ग्राफ आपको, हालांकि आगे ग्राफ बना हुआ है लेकिन मैं जरा एक ग्राफ आपको वैसे ही बनाकर दिखाऊं। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कि ये वोल्टेज का कर्व बना रहा हूँ। ये किसका मैंने बनाया? वोल्टेज का। ठीक है, अगर मैं करंट का बनाना चाहूँ इसी के ऊपर, रेड में बनाऊंगा करंट का बनाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि जहां पर ये मैक्सिमम है वहां करंट जीरो हो जाएगा और यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर वो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या करंट का ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? जब ये जीरो हुआ तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, और फिर जब ये जीरो होगा तो करंट फिर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका, बताइए? सही। ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बस यही जान है इस चीज की जो मैंने पढ़ाना है आज आपको। ये चीज समझ में आ रही है? जब ये जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, ये बढ़ने लगा ये गिरने लगा, उल्टा चल रहा था ना। ये मैक्सिमम पहुंचा, ये जीरो पे पहुंच गया, ये दोबारा गिरना शुरू हो गया, ये बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जाहिर है ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इसका स्लोप देखिए, स्लोप पॉजिटिव है ना, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। एक बात बताएं, ये वाला स्लोप पॉजिटिव होता है ना, और अगर कोई ये वाला स्लोप बना हुआ हो तो ये नेगेटिव होता है। ये बात तो मानते हैं ना? यस सर। यस सर। तो ये वाला स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ है, ये वाला स्लोप नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ है, फिर ये वाला स्लोप पॉजिटिव हो गया तो ये ऊपर की तरफ चला जाना शुरू हो गया। ठीक है,
तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब ये मिनिमम था ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम पर पहुंचा ये मिनिमम, ये दोबारा मिनिमम हुआ, ये इधर मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये इधर मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो गया अगेन। तो देखा जाए तो ये भी एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ही है, लाल वाली भी, मगर साइन थीटा नहीं है ये कोई और थीटा है। कौन सा थीटा है? यानी वी अगर देखें तो वो लिखा हुआ है वी एम मैक्सिमम वैल्यू कॉस सॉरी साइन थीटा। और अगर आई को देखें तो उसमें हम कहेंगे आई एम इसकी पीक है और ये कॉस cos theta. क्या ख्याल है आपका? कॉस थीटा नहीं है ये? Yes, sir. थीटा जीरो पर कॉस क्या होता है? 1 होता है। 90 पर कॉस 0 होता है। 180 पे कॉस -1 होता है और 270 पे फिर 0 हो जाता है और 360 पे जाके दोबारा 1 हो जाता है। तो ये कॉस थीटा नहीं बन रहा? बताएं। Yes, sir. और अल्लाह के बंदो करंट की इक्वेशन जरा देखो क्या लिखी है, डी वी बाई डी टी, ये नहीं लिखी हुई। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं वी को, वी की इक्वेशन मैंने क्या लिखी है? वी एम सॉरी यार क्या कॉस थीटा बार बार लिख लेता हूँ, वी एम साइन थीटा है ना। तो मुझे बताएं साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? Cos theta. साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, इसको मैं आई एम कह रहा हूँ। तो ये इक्वेशन वही नहीं बन गई अगर हम मैथमेटिक, यानी ये मैथमेटिकली है, ये ग्राफिकल है। क्या ख्याल है आपका? सारी बातें एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं हो रही? लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? मतलब ये सब करने का रिजल्ट क्या निकला कि कैपेसिटर जो है वो अपना वोल्टेज और अपने करंट के बीच में एंगल लेकर आ रहा है, फेज एंगल। देखिए फेज डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया भाई? फेज डिफरेंस आया या नहीं आया बताएं? आया सर। कितने एंगल का आया फेज डिफरेंस? जैसे हम पढ़ते नहीं थे कि इतना फेज एंगल है, फिर लीड लैग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें फेज एंगल का कितना एंगल आ रहा है? कितना आ रहा है? कैपेसिटर कितना एंगल लेकर आता है? नहीं पता चल रहा? 90। वेरी गुड, 90 डिग्री। देखें हम 90 डिग्री है, देखें ना, ये 90 के बाद जाकर पीक पे पहुंच रहा है और ये पहली पीक पर है, तो कितना डिफरेंस हो गया? 90 डिग्री का। और इसमें से लीड लैग कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? Sir, current lead कर रहा है. वेरी गुड वेरी गुड, आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री, ये कह सकते हैं ना हम इसमें। या ये भी कह सकते हो ना, वी लैग्स आई बाय 90 डिग्री, एक ही बात है ना। जी सर. तो ये है इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट कि कैपेसिटर जब भी लगा होगा वो फेज एंगल ले आएगा, फेज डिफरेंस ले आएगा करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का, और हमेशा करंट लीड कर रहा होगा कैपेसिटर में। एग्री और नॉट? यहां तक कोई सवाल है तो बताइए जल्दी से। एनी क्वेश्चन? आगे चलूं? चलिए फिर ये देखिए, ये वेवफॉर्म देखें आप जरा, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म थी, ये इसकी करंट की वेवफॉर्म है, और वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फर्क आ रहा है और करंट लीड कर रहा है। अच्छा, लीड का इन्होंने फेजर डायग्राम बना के दिखा दी। कैसे दिखा दी? उन्होंने कहा कि वोल्टेज की फॉर एग्जांपल इक्वेशन जो है वो है वी एम साइन थीटा या ओमेगा टी ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी। और आई की इक्वेशन क्या होगी बताएं? आई एम, बताएं क्या होगी? Cos omega t. नहीं, अगर मैं साइन कॉस थीटा। अगर मैं साइन ओमेगा टी ही लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? यानी चले एक काम करता हूँ, कॉस लिखता हूँ, कॉस ओमेगा टी। मगर मैं कह रहा हूँ उसको साइन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? आप कहेंगे सर साइन में अगर लिखना है तो ये करें कि साइन में जो भी है उसमें 90 ऐड करते हैं। क्या करें आपका? कॉस नहीं बन जाएगा? यस भाई कॉस जो है वो ऑलरेडी लीड कर रहा है ना, कॉस जो है वो आगे है, साइन पीछे है, तो अगर उसमें 90 ऐड कर दो तो वो उसको मिसमैच को पूरा कर देगा ना। ये तो कन्वर्ट करने का तरीका भी आपने इंटर में सीखा होगा कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन को कॉस में कैसे करते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करना पड़ता है 90 को, और उल्टा करने के लिए माइनस करना पड़ता है। यानी अगर साइन को कॉस में लेके जाना है तो माइनस कर दो 90। पढ़ा था ना इंटर में? बोले। अब ये दो इक्वेशंस हैं जो कि दोनों साइन की हैं। इसमें ओमेगा टी के साथ बताएं कितना एंगल ऐड हो रहा है? 0। सही कह रहा हूं? जी सर. तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं, वोल्टेज का फेजर, तो वोल्टेज का फेजर क्या बनेगा? मैं कहूंगा यार वी मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फर्क होता है ना, ये वी एम और फेज एंगल कितना है? 0 डिग्री। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बताएं सही कह रहा हूं? जी सर.
और अगर आई का फेजर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? आप कहेंगे आई बराबर है इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, तो क्या लिखूंगा? आई एम 90 डिग्री। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो यही ड्राइंग नहीं बनेगी जो यहाँ बनेगी, यानी अगर मैं ड्रॉ करूंगा फेजर डायग्राम तो कैसे ड्रॉ होगा? आप कहेंगे सर फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें आप कहें वी एंगल 0, तो 0 एंगल का मतलब यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड वी एम है, और ये करंट जो है वो यहाँ से 90 डिग्री ऊपर, यानी कि यहाँ पर, यानी यहाँ करंट आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायग्राम नहीं बन जाएगी? बताएं। यस तो ये फेजर डायग्राम हमारी कहलाती है, जो कि कैपेसिटर की फेजर डायग्राम होती है जिसमें करंट लीड कर रहा है। इसी में ये डायग्राम भी बना दूं तो बात हमारी कंप्लीटली समझ में आ जाएगी अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें कोई सवाल? जी, एनी क्वेश्चन? 1 मिनट रह गया, वैसे मैं अभी मीटिंग दूसरी शुरू करूंगा तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आगे चलिए जरा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, टाइम मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट से कम रह गया, आप लोग जल्दी से आ जाएं।